हेलो बच्चों। आज तक की क्लास में हम लोगों ने मतलब 12th के फिजिक्स की क्लास में हम लोगों ने अब तक रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स को कवर किया है। वेव ऑप्टिक्स में छोटे टॉपिक्स में एक टॉपिक बचा हुआ आपका पोलराइजेशन, जो मैं अब आपको बाद में पढ़ाऊंगा। पर उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ फिजिक्स के ऐसे टॉपिक्स के बारे में जिन्हें हम आज की डेट में मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जानते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट, उसके बाद फिर एटम और न्यूक्लियस का न्यूक्लियर स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आएगा। यानी 3 टॉपिक्स बेसिकली आते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। इसमें से जो टॉपिक हम आज स्टार्ट करने वाले हैं वो वैसा टॉपिक है जिसने इस दुनिया के सोचने समझने के तरीकों को बहुत ही खतरनाक तरीके से चेंज किया, जिसने लाइट के बारे में हमारी जो इंफॉर्मेशन थी उसको बहुत भयंकर तरीके से डिसरप्ट किया कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि उसको सोचने के हमारे तरीकों पे बहुत खतरनाक तरीके से परिवर्तन मतलब प्रभाव डाला। हम बात करने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की। इस पूरे यूनिट में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में देखेंगे, उसमें क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ी, इन सब के बारे में हम लोग इस क्लास में देखेंगे। ये पूरा 6 से 7 वीडियो या मे भी 8-10 वीडियो तक जा सकता है, 8 वीडियो का या 9 वीडियो का एक सीरीज होगा जिसमें हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ विद द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस, आफ्टर दैट जेई मेंस और जेई नीट प्लस जेई एडवांस के लेवल तक। ठीक है, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। आइए स्टार्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टॉपिक। हमारा टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। हिंदी में कहेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक, मैं प्रयास करूंगा कि आपको ये टॉपिक मैं ऐसे तरीके से बता सकूं कि जिसके बाद आपको किसी भी सोर्स से लगभग पढ़ने की जरूरत ना पड़े और आपको सारी चीजें यहाँ से क्लियर हो जाएं। साथ ही साथ मैं प्रयास करूंगा इसको एक ऐसे तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए कि किस हिस्टोरिकल ऑर्डर में ये इवेंट हुआ और कैसे कैसे हमारी सोच बदली, उस सबको कंप्लीटली एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको इसको फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से भी समझाऊंगा। ठीक है, देखिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देयर आर 3 वर्ड्स इन दिस टर्म। फोटो मीन्स लाइट, फोटो मीन्स लाइट, फोटो मीन्स लाइट। इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, that means we generally means by electric with a term current। जनरली हम करंट से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रकाश यानी कि लाइट, इलेक्ट्रिक यानी कि करंट यानी वैद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस, और इफेक्ट हम लोग जानते हैं, इफेक्ट माने क्या होता है, प्रभाव। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक जो वर्ड है वो बेसिकली 2 मेन वर्ड से बना है। फोटो इलेक्ट्रिक, एक फोटो यानी लाइट और एक है करंट यानी द इफेक्ट ऑफ लाइट बाय विच वी गेट इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक। क्लियर है? अब देखिए, अगर हम बात करें फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफेक्ट की डेफिनेशन तो कह सकते हैं द फेनोमेनन ऑफ emission of electrons, the phenomenon of emission of electrons from the surface of metals on incidence of light। एक फेनामेनन है, प्रक्रिया है, किस चीज का, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के इमिशन की प्रक्रिया है। और उस इमिशन की प्रक्रिया में कहां से इलेक्ट्रॉन निकला, फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। और कब,
ऑन इंसिडेंस ऑफ लाइट, यानी जब किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश आपतित होता है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। यह परिघटना या यह फेनोमेनन, यह परिघटना क्या कहलाता है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाता है। ठीक है, पर देखिए आज ये कहना बड़ा आसान है, बहुत सिस्टमेटिकली हमारे पास इसकी पूरी इंफॉर्मेशन है, पर ये बात लाइटली मतलब इम्पोर्टेंस के रूप में शुरू हुई लगभग सन 1883-84 के आसपास, या और थोड़ा सही से कहें तो कह सकते हैं 1887 के आसपास। ठीक है, जब पहली बार किसी ने लाइट के इस इफेक्ट को रिकॉग्नाइज किया सही से, और उस व्यक्ति का नाम है हेनरिक हर्ट्ज। किसका नाम है? हेनरिक हर्ट्ज, वही हर्ट्ज जिनके नाम पर फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट हर्ट्ज कहलाती है, जिसे हम पर सेकंड के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आइए पूरी कहानी समझते हैं कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव कैसे हुआ और कैसे हम उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड टर्म्स समझेंगे और फिर उसका फिजिक्स समझेंगे। ठीक है, पर पहले आते हैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल इसके इवेंट्स पर। ठीक, ठीक है, देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में हमने इसके बारे में जानना स्टार्ट कर दिया और लोगों ने इसको रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो आई कहाँ से? वो आई सन 1839। ईयर ध्यान रखिए, ईयर वैसे तो आपके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, पर जब आप डिटेल्ड स्टडी कभी करेंगे तो हो सकता है जरूरत पड़े। जिस पर्सन ने पहली बार इस चीज को समझा कि लाइट का इलेक्ट्रिकल इम्पैक्ट भी होता है, उस व्यक्ति का नाम है अलेक्जेंडर बेक्वेरेल। क्या नाम है? अलेक्जेंडर रेडमंड, अलेक्जेंडर रेडमंड, अलेक्जेंडर एडमंड बेक्वेरेल। आपको बेक्वेरेल वर्ड देख के एक नाम और याद आना चाहिए, हेनरी बेक्वेरेल का। किसका? हेनरी बेक्वेरेल का। वो हेनरी बेक्वेरेल जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी की क्या की थी? डिस्कवरी की थी। आगे देखेंगे जब हम न्यूक्लियर चैप्टर पढ़ेंगे तब। और ये सॉरी हेनरी, क्या नाम है? हेनरी, हेनरी बेक्वेरेल। हेनरी बेक्वेरेल के फादर हैं अलेक्जेंडर एडमंड बेक्वेरेल, जिन्होंने पहली बार ये पाया कि जब हम किसी, उन्होंने एक्चुअली वो कर क्या रहे थे तो ध्यान रखिएगा, उन्होंने पहला फोटो वोल्टाइक सेल बनाया है। फोटो वोल्टाइक क्या बनाया है? सेल बनाया है। ठीक, उन्होंने क्या किया? सिल्वर नाइट्रेट का एक सोल्यूशन लिया, सॉरी सिल्वर, किसका? सिल्वर क्लोराइड का, एक सेकेंड, किस चीज का? सिल्वर क्लोराइड का एक क्या लिया? उन्होंने सिल्वर क्लोराइड का एक सोल्यूशन लिया और उस सिल्वर क्लोराइड के सोल्यूशन में प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगाया। किस चीज का? प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगाया। ठीक, और दूसरा इलेक्ट्रोड किसी चीज का रहा होगा। सर्किट कंप्लीट हो गई, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सर्किट कंप्लीट हो गई, इसमें फ्लो होने वाला करंट फ्लो हो रहा है। उन्होंने पाया कि जब कभी इस इलेक्ट्रोड को लाइट आती है, यानी जब इसको इल्यूमिनेट करते हैं बाय द लाइट, व्हेन द इलेक्ट्रोड ऑफ द प्लेटिनम इज illuminated by the white light, the amount of current flowing in the circuit gets increased। क्या पाए? कि जब लाइट इंसिडेंट होता है इलेक्ट्रोड पर
तो क्या होता है, तो होता ये है कि अमाउंट ऑफ लाइट बढ़ जाता है। यानी पहली बार ये पाए कि अमाउंट ऑफ करंट बढ़ जाता है। इन्होंने पाया कि अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीज हो जाता है। कब इंक्रीज हो जाता है? ऑन इल्यूमिनेशन, जब हम इल्यूमिनेट कर देते हैं, लाइट इंसिडेंट करते हैं तो अमाउंट ऑफ करंट क्या हो जाता है? इंक्रीज होता है। ये पहला रिकॉर्ड है अपने आप में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। ठीक है, इनके बारे में और अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो ध्यान रखिए कि ये हेनरी बेक्यूरेल के फादर हैं। इन्होंने पहला फोटोवोल्टाइक सेल डिजाइन किया था, उन्होंने पहला फोटोवोल्टाइक सेल बनाया था। ठीक है, क्लियर। और इसीलिए फोटोवोल्टाइक इफेक्ट को हम बेक्यूरेल इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। फोटोवोल्टाइक इफेक्ट इज आल्सो नोन एज बेक्यूरेल इफेक्ट। ठीक है, अब आइए देखिए, ये तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? इसी ड्यूरेशन में लगभग 1837, 34, 35 के रेंज में मैक्सवेल का नाम याद रखिएगा। मैक्सवेल ने क्या किया था, आपको याद होना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की थियरी दी थी। आगे उसको भी सीखना है आपको। ठीक है, पर इंपॉर्टेंस की बात जो अब नेक्स्ट आई वो लगभग आई 1887 में। एक इवेंट ध्यान रखिएगा, और वो है किसका? हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। किसका? हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। हर्ट्ज कौन है? हेनरिक हर्ट्ज। हेनरिक हर्ट्ज, इन्हीं के नाम पर एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या पड़ा है? हर्ट्ज पड़ा है। एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या पड़ा? हर्ट्ज पड़ा। एच और स्मॉल जेड लिखते हैं ना भाई। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट क्या है? हर्ट्ज ने क्या देखा, क्या पाया? इन्होंने देखा कि अगर हम एक डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवर किया, एक्चुअली कर क्या रहे थे, सोचने वाली बात है। तो हेनरिक हर्ट्ज was trying to produce electromagnetic waves. He was trying to produce electromagnetic waves. जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस कर रहे थे, इस प्रोसेस में उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब में क्या किया? इलेक्ट्रोड्स लगाया। ठीक, कि हाई वोल्टेज से इलेक्ट्रोड मिलेगा, हाई वोल्टेज से वेव निकलेगी। और जब इस पर लाइट पड़ा तो क्या पाए कि यहाँ से कुछ निकल के यहाँ जाता है, यहाँ से कुछ निकल के क्या होता है? यहाँ जाता है, और सर्किट कंप्लीट हो जाती है। सर्किट क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि ये कैथोड से निकला था। किससे निकला था? कैथोड से निकला था। इसीलिए इन रेज को क्या कहा गया? इन रेज को कहा गया कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रेज। इन्हें क्या कहा गया? इन्हें कहा गया कैथोड रेज। कैथोड कैसी होती हैं? तो आपको पता होगा, निगेटिव प्लेट को क्या बोलते हैं? निगेटिव प्लेट या निगेटिव इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं? जनरली कैथोड, कैथोड बोलते हैं। क्लियर है? अब कैथोड रेज के बारे में और ज्यादा डिटेल्स कैसे पता चली? तो उसको वो पता चली लगभग 1897 के आसपास। इस ड्यूरेशन से, इस पूरे ड्यूरेशन में फिजिक्स के बहुत सारे, केमिस्ट्री के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए। इन एक्सपेरिमेंट में एक सबसे बड़ा नाम आएगा सर जे थॉमसन का। किसका? सर जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट। और सर जे थॉमसन ने पहली बार डिस्चार्ज ट्यूब से, ठीक, कंप्लीटली कंफर्म किया कि कैथोड रेज से कुछ चीजें निकलती हैं, और वो जो चीजें निकलती हैं कैथोड से, दे आर कॉल्ड एज कैथोड रेज। उन्हें क्या कहा गया? कैथोड रेज। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर कैथोड रेज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन उन्होंने बताया दुनिया को। क्या इंफॉर्मेशन बताया वो ध्यान रखिएगा। कैथोड रेज आर कंपोज्ड ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। कैथोड रेज जो होती हैं वो निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स से मिलकर के बनती हैं। यानी कि कैथोड रेज में
रे नहीं है बल्कि पार्टिकल्स हैं। और कैसे पार्टिकल्स हैं? निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। कैसे पार्टिकल्स हैं? निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। इन निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स को नाम दिया गया क्या? इलेक्ट्रॉन्स। क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रॉन्स। क्यों दिया गया? क्योंकि जब आप चार्ज पढ़ते हैं तो चार्ज में एक वर्ड आता है इलेक्ट्रॉन। याद करिए कि कहाँ से चार्ज का स्टार्टिंग हुआ था फर्स्ट टाइम। ग्रीस में कुछ लोगों ने एम्बर का इफेक्ट देखा था कि एम्बर के टुकड़ों पर धूल मिट्टी वगैरह क्या हो जाती है? अट्रैक्ट हो जाती है। और उसके बारे में उन लोगों ने टर्म दिया था क्या? इलेक्ट्रॉन। उसी इलेक्ट्रॉन टर्म का इंग्लिश वर्जन आया क्या? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। और निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कहाँ से निकलते हैं? कैथोड रे से। कैथोड से। और उन कैथोड रेज को, उस रे को क्या कहते हैं? कैथोड रे। और कैथोड रे किससे बनी हुई है? निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स से। निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कुछ चीजें उन्होंने बताया, जैसे स्पेसिफिक चार्ज, चार्ज टू मास रेशियो कांस्टेंट होता है। क्या होता है? चार्ज टू मास रेशियो कांस्टेंट होता है। दे आर फाउंड इन एवरी पार्टिकल। वो हर पार्टिकल में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। जब हर पदार्थ में पाए जाते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा गया कि दे आर फंडामेंटल पार्टिकल्स। कैसे पार्टिकल्स हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। ठीक। फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। कैसे चार्ज हैं? निगेटिवली चार्ज हैं। अगर निगेटिवली चार्ज हैं तो दे कैन आयनाइज गैसेस थ्रू विच दे ट्रेवल। दे कैन आयनाइज द गैसेस थ्रू विच दे ट्रेवल। जिस जिस गैस से वो ट्रेवल करेंगी उस गैस को क्या करेंगी? आयनाइज करेंगी। क्यों? क्योंकि चार्ज होती है। क्लियर है? दे कैन बी डेविएटेड बाई इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। दे कैन बी डेविएटेड बाई इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। बाकी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर्ड हुआ, उसका क्या एक्सपेरिमेंट था, इसके बारे में जब हम आपको एटम्स चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको ये सब डिटेल में और अच्छे से समझाएंगे। पर अभी के लिए आप सिर्फ इतनी बात ध्यान रखिए कि 1897, 98, 99 तक ले सकते हो। अब तक आके ये बात पूरी दुनिया को कंफर्म हो चुकी है कि मेटल्स के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर है? तो कुल मिला के 3-4 लोगों का बड़ा नाम याद रखिएगा समझने के लिए, समझाने के लिए कि सबसे पहले बेक्वेरेल ने फोटोवोल्टाइक सेल के इफेक्ट्स को समझते समय ये पाया कि इलेक्ट्रिक करंट का अमाउंट लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। यानी लाइट के आने से इलेक्ट्रिक करंट निकलता है। हर्ज ने पाया कि जब हम कुछ मेटल्स को सिमिलर, जैसे कि सोडियम हो गया, ठीक, सीजियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इन सब के ऊपर जब हम लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो उनसे कुछ रेज निकलती हैं और उन रेज को नाम दिया गया कैथोड रेज। बाद में पता चला कि ये कैथोड रेज निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होती हैं और इन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। इसके बारे में आगे डिटेल्स देखेंगे। पर ये बात सर्टेन हो गई कि मेटल्स से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन on the incidence of light on the metal surface is called as photoelectric effect। ठीक है। अब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जो डिटेल्ड स्टडी की, उसमें 2 नाम आपको याद रखना चाहिए। वो है, एक है हॉलवास और एक है लेनार्ड, फिलिप लेनार्ड। हॉलवास एंड फिलिप लेनार्ड। मेन वर्क मतलब दोनों लोगों ने काम किया होगा भाई अपने अपने फील्ड में, अपनी अपनी जगह पे। पर फिलिप लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कुछ बुक्स में आपको ये हॉलवास एंड लेनार्ड एक्सपेरिमेंट करके भी लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में आपको फिलिप लेनार्ड के नाम से भी मिल जाएगा। ठीक।
खैर उसमें नहीं जाना है, ऑब्जर्वेशन और हमको उसकी डिटेलिंग में करना। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप कि यहां तक की कहानी आपके समझ में आई है। कहानी सिंपल है कि मेटल के सरफेस पर लाइट के पड़ने पर उसके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इंप्रूवमेंट हो जाती हैं, और उस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के इंप्रूवमेंट होने की मेन वजह है कि मेटल के सरफेस से कुछ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स निकलते हैं, और उन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? फोटो सॉरी क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। सो अब हम लोग 3-4 डेफिनेशंस दे सकते हैं हम इजिली। सबसे पहला, व्हाट डू यू मीन बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? बोर्ड पूछ सकता है आपसे सवाल सीधा, व्हाट डू यू मीन बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ठीक। तो कैसे डिफाइन करेंगे? सिंपल, द प्रोसेस या द phenomenon of emission of electrons from the metal surface on incidence of light is called as photoelectric effect। किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश के आपतित होने के कारण उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन होने की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। ऐसा पाया गया कि सीजियम से आप विजिबल लाइट या यूवी रेज से क्या कर सकते हैं? इमिशन करा सकते हैं। लेकिन अगर आपको सोडियम से इमिशन कराना है तो आपको अल्ट्रावायलेट रेज ही डालना पड़ेगा। मैग्नीशियम से कराना है तो अल्ट्रावायलेट रेज ही डालना पड़ेगा। यानी सीजियम से विजिबल रेंज में भी लाइट का इमिशन होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्लियर हो गया। अब जो इलेक्ट्रॉन्स निकले उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहा गया? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो कह सकते हैं the electrons emitted by the metal surface is called as photoelectrons। जो इलेक्ट्रॉन प्रकाश वैद्युत प्रभाव में उत्सर्जित हुए उन्हें कहा गया फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से अगर सर्किट कंप्लीट है तो एक करंट फ्लो होगी जिसे क्या कहा गया? फोटो करंट या फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, इन देखो ध्यान से समझ लिए डेफिनेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द phenomenon of emission of electron from the metal surface by the incidence of light is called as photoelectric effect। those electrons which are emitted by the surface are called as photoelectrons। यानी कि हिंदी में कहेंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे? प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन। अगर हिंदी वर्ड शुद्ध आपको लेना है तो क्या कहेंगे? प्रकाशिक। चाहे तो फोटो वर्ड भी यूज कर सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और प्रकाशिक धारा कह सकते हैं, प्रकाशिक धारा या प्रकाश वैद्युत धारा। क्या कहेंगे? प्रकाश वैद्युत धारा। ठीक है, अगर सर्किट कंप्लीट है तो इलेक्ट्रॉन की वजह से धारा बहेगी, फ्लो होगा, और उस फ्लो को क्या कहेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब सवाल है कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है किसी से नहीं निकल रहा, इसकी क्या वजह हो सकती है? तो इसकी एक वजह हो सकती है कि सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन मेटल्स के अंदर रहते हैं। आज की डेट में हमें पता है ये मेटल्स पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस रखते हैं और इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं ना। ठीक, अब पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किए रहते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इमिट हो तो आपको फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के उस फोर्स को क्या करना होगा? ब्रेक करना होगा, और उस फोर्स को ब्रेक करने में आपको कुछ वर्क करना होगा, और दैट वर्क इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन। क्या कहलाएगा? वर्क फंक्शन। तो बोर्ड आपसे सीधा सवाल पूछ सकता है कि वर्क फंक्शन यानी कार्य फलन से आप क्या समझते हैं? वर्क फंक्शन से आप क्या समझते हैं? तो वर्क फंक्शन क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्या? ध्यान से सुनिए, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी
required by an electron to get emitted by the surface is called by the metal is called work function of the electrons. The minimum energy of electron that is required by the electron to come out of the surface. इलेक्ट्रॉन को कम से कम कितना एनर्जी चाहिए बाहर निकलने के लिए, उस एनर्जी को क्या कहेंगे, वर्क फंक्शन। इसको डिनोट करेंगे चाहे फाई नॉट से, चाहे तो आप कर सकते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। कुछ बुक्स में डब्ल्यू से किया होगा, कुछ में फाई नॉट से। ठीक, आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं, हम लोग फाई नॉट यूज लेते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? ठीक, वर्क फंक्शन सिंपल सी बात है, कार्य फलन क्या है, मिनिमम एनर्जी है। मिनिमम एनर्जी है तो एसआई यूनिट क्या बनेगा, ऑब्वियसली एसआई यूनिट विल बी जूल। बोर्ड आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन का एसआई यूनिट है जूल। पर जनरली हम इसे यूज करेंगे किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। वैसे कन्वर्जन में आपको फिर से बताऊंगा अच्छे से। क्लियर है इतनी बात? तो 4 डेफिनेशन यहाँ से आई बड़ी इंपॉर्टेंट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, और वर्क फंक्शन क्या है। ठीक, क्लियर है? अब आते हैं आगे। ठीक है, अब आते हैं आगे इसके। अब हम लोग 1 बाई 1 करके पूरा ऑब्जर्वेशन समझेंगे कि कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इमिशन का ऑब्जर्वेशन हुआ, कैसे एक्सपेरिमेंट हुआ, क्या एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। ठीक है, तो अब हम आते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू स्टडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू स्टडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बोर्ड एग्जाम आपसे ये सेटअप बनवा सकता है, एग्जाम में पूछ सकता है कि एक्सप्लेन करो, सेटअप एक्सप्लेन करो। तो आप हमारे साथ सेटअप बना लीजिए। ध्यान रखिएगा, सेटअप का फिगर आसान बनाइएगा, समझ में आने लायक बनाइएगा। ठीक, चलिए देखिए, सबसे पहले में ट्यूब लेंगे। क्या लेंगे, ट्यूब लेंगे। सबसे पहले में ट्यूब लेंगे। किस कैसा ट्यूब लेंगे, आप ये भी देख लीजिए। हम लेंगे एक ग्लास ट्यूब। ठीक, ये ग्लास ट्यूब कैसा होगा, ये ग्लास ट्यूब होगा इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब जो ट्रांसपेरेंट हो। इवैक्यूएटेड माने निर्वातित हो, हिंदी में अगर लिखें क्या लिखेंगे, निर्वातित कांच की नली, यानी जिसके अंदर निर्वात हो। ऐसा क्यों, निर्वात इसलिए कि अगर इलेक्ट्रॉन निकले तो वो किसी चीज से और ना लड़े, इसलिए कैसा लेंगे, निर्वातित लेंगे। ठीक है, अब देखिए, ये निर्वातित नली के इस तरफ लाइट को आने की जगह होनी चाहिए, तो हम एक सेक्शन बना लेंगे ऐसा, और यहाँ एक विंडो लगाएंगे। क्या लगाएंगे, विंडो लगाएंगे, खिड़की। विंडो होगी आमतौर पे किसी ट्रांसपेरेंट चीज का, जैसे क्वार्ट्ज। ठीक, क्वार्ट्ज का क्या लगा दिए, विंडो लगा दिए। ठीक, अब विंडो के इस तरफ सामने हम उस मेटल का प्लेट लगाएंगे जिस मेटल से फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो सकता है। और ऐसे मेटल्स को क्या कहते हैं, ऐसे मेटल को कहते हैं फोटो सेंसिटिव मटेरियल, यानी फोटो सेंसिटिव इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रॉन का इमिशन कर रहा है, इसीलिए हम कहेंगे इमीटर। क्या कहेंगे, इमीटर। ठीक, अगर आपको हिंदी में जानना है तो हम कहेंगे प्रकाश संवेदी। क्या कहेंगे, प्रकाश संवेदी। और इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर रहा है, इसीलिए कहेंगे उत्सर्जक।
देखिए बार बार हिंदी इंग्लिश दोनों वर्ड नहीं, एक बार लिख रहे हैं अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर बार बार जो वर्ड यूज करेंगे उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक, और उसको मेमोराइज करने की कोशिश करिए। वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पेपर में लिखना भी है, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, फोटो सेंसिटिव मटेरियल की इलेक्ट्रोड, ठीक, इसको हम कहेंगे इमीटर। इस तरफ एक और मेटल की प्लेट लगाएंगे जो यहां से इमिट होने वाले इलेक्ट्रॉनों को कलेक्ट करेगा, तो इसे हम कहेंगे कलेक्टर प्लेट। क्या कहेंगे, कलेक्टर, हिंदी में संग्राहक। आप चाहे हिंदी वर्जन चाहे इंग्लिश वर्जन एक वर्जन लिखेंगे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। हो गया, डन, तीन चीज क्लियर। अब आप एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट करना है तो इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट करने के लिए वायर लगाना पड़ेगा, ठीक। इलेक्ट्रॉन में अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी ना, करंट फ्लो होने के लिए हमको क्या लगाना चाहिए, करंट फ्लो होने के लिए हमको लगाना चाहिए उसको मेजरमेंट करने का डिवाइस यानी कि एमीटर। तो हम लगाएंगे माइक्रो एमीटर, माइक्रो एमीटर, ताकि छोटे से छोटे वैल्यू को करंट का क्या कर सके, मेजर कर सके, ताकि छोटी से छोटी अमाउंट ऑफ करंट को क्या कर सके, मेजर कर सके, ठीक। अब एक बात सोचिए, कलेक्टर इमीटर प्लेट और कलेक्टर प्लेट के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना हो और उसे मेजर करना हो तो हमें क्या लगाना होगा, पोटेंशियल मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर क्या लगाना होगा, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का काम क्या है, वोल्ट मीटर का काम है इमीटर यानी उत्सर्जक और संग्राहक के बीच वैद्युत विभवांतर को मेजर करना, टू मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इमीटर प्लेट एंड द कलेक्टर प्लेट, ठीक। वोल्ट मीटर लगा दिया। सवाल ध्यान रखिएगा, वोल्ट मीटर किस कॉम्बिनेशन में होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जबकि एमीटर किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्लियर है। इसको आगे एक सोर्स से जोड़ देंगे, क्या करेंगे, सोर्स से जोड़ देंगे। पर हम जब चाहें तब हम करंट की वैल्यू को, पोटेंशियल की वैल्यू को वेरी करा सकते हो, जब चाहें हम पोलैरिटी चेंज कर सकते हो। इसलिए हम इसका एक ऐसा सेटअप बनाएंगे कि हम पोलैरिटी चेंज कर सकें, क्या कर सकें, पोलैरिटी चेंज कर सकें, ठीक है। इसे कहेंगे कम्यूटेटर, कम्यूटेटर, दिक परिवर्तक, जिससे दिशा बदला जा सके, ठीक। क्या कहेंगे, दिक परिवर्तक, जिससे दिशा क्या कर सके, पोलैरिटी क्या कर सकते हैं, बदल सके, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर लगाने के बाद एक वोल्ट मीटर, वोल्ट लगाना होगा यानी सोर्स लगाएंगे। अभी सबका रीजन भी बता रहे हैं आपको। तो सोर्स लगाएंगे यानी क्या है, बैटरी, क्या लगाएंगे, बैटरी, हिंदी में भी बैटरी ही कह सकते हैं। और आपको अगर करंट को कंट्रोल करना हो तो हम इसे के साथ क्या लगाएंगे, वेरिएबल रेसिस्टेंस, जिसे क्या बोलते हैं, रिहोस्टेट, जिसे क्या बोलते हैं, रिहोस्टेट। रिहोस्टेट को और क्या बोल सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं परिवर्ती प्रतिरोध, ठीक है, रिहोस्टेट। अब ध्यान से समझ लिए हो क्या रहा है एक्चुअली, बैटरी से कनेक्शन कर देंगे, जिधर चाहेंगे पॉजिटिव प्लेट रखेंगे, जिधर चाहेंगे नेगेटिव टर्मिनल रखेंगे। कम्यूटेटर की हेल्प से हम पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं आसानी से। माइक्रोमीटर का काम होगा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन एमीटर प्लेट से निकला और कलेक्टर प्लेट तक पहुंचा तो सर्किट में आगे भी जाएगा। तो माइक्रो एमीटर से हमको अमाउंट ऑफ करंट मेजर होगा, जिससे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर का काम होगा कि हमने कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है बिटवीन दिस प्लेट एंड दिस प्लेट, यानी बिटवीन इमीटर और कलेक्टर, उत्सर्जक और संग्राहक के बीच कितना ज्यादा वैद्युत विभवांतर कलेक्ट किया हो, लगाया हुआ, ठीक। लाइट आएगी कहां से,
लाइट आएगी, लाइट आएगी कहां से? लाइट आएगी विंडो से। लाइट आएगी कहां से? विंडो से, यानी कि यहां से लाइट प्रवेश करेगी। लाइट आएगी, फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे पड़ेगी। जब फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे पड़ेगी तो फोटो सेंसिटिव मटेरियल से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के, जरूरी नहीं आगे ही बढ़े, अगर बढ़े तो कहाँ पहुंचेंगे? कलेक्टर पे। कलेक्टर उन्हें क्या करेगा? कलेक्ट करेगा। कलेक्टर उन्हें क्या करेगा? कलेक्ट करेगा। जब कलेक्ट करेगा तो सर्किट कंप्लीट होगी, तो करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा तो वो करंट कितना है वो हम माइक्रोमीटर से मेजर कर लेंगे। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, इतना आप सेटअप चेक कर लीजिए। चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो रिवाइंड करके साथ साथ बना लीजिए, ठीक है। चलिए, हो गया, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिए। आगे से मैं सिर्फ ये 3 चीजें बनाऊंगा, ये बोर्ड, ये मीटर और ये वोल्ट मीटर, बस। इसकी जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड रहेगा कि कम्यूटेटर और बैटरी लगा के हमने सब कुछ किया हुआ, ठीक है। देख लीजिए, ठीक है बेटा। अब देखिए, देखिए जब इस ऑब्जर्वेशन को किया गया तो नियर अबाउट 1900 से मान के चलिए 1904 तक अलग अलग सेटअप में, अलग अलग तरीके से, अलग अलग मटेरियल्स लेकर के, अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंसेस लेकर के, अलग अलग कलर की लाइट लेकर के, अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट लेकर के, अलग अलग सोर्सेस ऑफ लाइट लेकर के, डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटीज के साथ हमने कई बार इन दोनों लोगों ने, यानी लेनार्ड और हालवास लोगों ने, इन लोगों ने क्या किया? एक्सपेरिमेंट को किया, ठीक। जब वही कई बार एक्सपेरिमेंट्स किए, हर पैरामीटर वेरी करके चेक कर लिया, तो लास्ट में सभी ऑब्जर्वेशंस को एक साथ सेटअप करते हुए लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन बनाया। लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन को एक्सप्लेन करने के लिए उस समय तक लाइट की जो भी थियरी थी उसके बेसिस पर उसको चेक किया गया, ठीक। तो आइए देखते हैं कि वन बाय वन क्या ऑब्जर्वेशंस उन लोगों ने रीड किया था, क्या ऑब्जर्वेशंस पाए थे, एक एक करके समझेंगे। पर इससे पहले मैं आपको कुछ टर्म्स और क्लेरिफाइड कर देना चाहता हूं। तो आइए वो टर्म्स देखते हैं जिन टर्म्स की आपको बार बार जरूरत पड़ेगी, ठीक। इसमें सबसे पहला टर्म है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, आप ध्यान रखिएगा कि लाइट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है कलर, यानी कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी। कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी। कलर ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी, यानी आवृत्ति पर। प्रकाश का रंग उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है, तरंगदैर्घ्य पर निर्भर नहीं करता है। तो एक चीज है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव जनरली क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है किसी चीज का नंबर। नंबर ऑफ, जैसे हम कहें फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, इसका बेसिक मतलब है नंबर ऑफ लाइट वेव्स कमिंग पर यूनिट टाइम, यानी एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ वेव आती हैं उसे कहेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। मैं बार बार वेव कह रहा हूं, इसका कारण है कि हाइगेंस की प्रिंसिपल से हम लोगों को पता है कि लाइट वेव है, ठीक। और लाइट वेव है, ये बात इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के फेनोमेनन से प्रूवन है, वेल प्रूव्ड है कि ये दोनों फेनोमेनन्स लाइट रिप्रेजेंट करती हैं। और अगर लाइट रिप्रेजेंट करती है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का फेनोमेना, दैट मीन्स लाइट मस्ट बी अ वेव, ठीक है। तो हम लाइट को वेव मान के ही अभी आगे सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट का बेसिक मतलब है द नंबर ऑफ वेव्स इंसिडेंट ऑन ए यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है।
और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। दूसरा है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में कहते हैं आवृत्ति और इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कहते हैं तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता। ठीक है, अब तीव्रता क्या होती है, तीव्र क्या होता है? तीव्र माने होता है तेज। तेज लाइट का मतलब हुआ ज्यादा लाइट। ठीक, तेज लाइट का क्या मतलब हुआ? ज्यादा लाइट। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट का तब का क्या मतलब था, यानी कि वेव थियरी का क्या मतलब था कि जो हम लोग जानते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड के। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन सुपरपोजिशन क्लास। सुपरपोजिशन ऑफ वेव जब आपको पढ़ाए थे तो मैंने बताया था कि इंटेंसिटी डिपेंड करती है किस पे? स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड पे। तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक, तो यहां से ये ध्यान रखना है दो पॉइंट्स। पहला, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट का मतलब हुआ नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम, और इंटेंसिटी का मतलब हुआ उसका एम्पलीट्यूड। और हम जानते हैं कि लाइट वेव का एनर्जी उसके एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? चलिए अब वन बाय वन ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहां तक की बात क्लियर है कि नहीं? अगर क्लियर है, आपको अच्छा लगा वीडियो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसको मेंशन करें। अपने फ्रेंड सर्किल्स को, अपने छोटे भाई बहनों को इस चैनल के बारे में जरूर बताएं, जिससे वो आगे इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज ले सकें। हम आपके नीट पेपर के पहले दोनों क्लास का कंप्लीट सिलेबस इस चैनल पर डाल देंगे 2026 के अप्रैल से पहले। ठीक है, सेटअप हो गया। अब हम आते हैं वन बाय वन ऑब्जर्वेशंस में। यानी अब आपका मेन टॉपिक हो गया ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस? प्रेक्षण क्या हुए? प्रेक्षण माने कि क्या दिखा, क्या पाया गया। तो आपको पता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के इमिशन को समझने के लिए एक ट्यूब बनाई गई। ट्यूब में एक विंडो रखा गया। ठीक, विंडो से लाइट को अलाउ किया गया कि वो एक फोटो सेंसिटिव इमीटर प्लेट पर पड़े। किस पे पड़े? इमीटर प्लेट, यानी उत्सर्जक पर पड़े। उत्सर्जक पर पड़े। ठीक है, जब इस लाइट प्लेट पर पड़ेगी लाइट, तो हो सकता है कि उससे इलेक्ट्रॉन निकले, और वो इलेक्ट्रॉन कौन कलेक्ट करेगा? उस इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करेगा कलेक्टर प्लेट, जिसे हम क्या कहते हैं? संग्राहक। ठीक, और संग्राहक से आगे बढ़ने पे सर्किट में हमारे पास क्या है? एक माइक्रो एमीटर है, और पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने के लिए वोल्ट मीटर है। ठीक है, और हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिससे हम चाहें तो पोलैरिटी पॉजिटिव नेगेटिव कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा सेटअप है। लाइट जब फोटो सेंसिटिव मटेरियल पर पड़ेगी, तो हो सकता है कि उससे इलेक्ट्रॉन्स निकले, हो सकता है नहीं निकले। इसके अलग अलग सर्कमस्टांसेज होंगे, अलग अलग केसेस होंगे। वन बाय वन हम सारे केसेस को समझेंगे। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट किस पर? ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर। आपको हर टर्म का मतलब पता है? प्रकाश वैद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता का क्या प्रभाव पड़ा, वो समझना है। ठीक है, क्लियर हो गया?
कैसे करें? तो ध्यान रखिएगा कि एक निश्चित फ्रीक्वेंसी की लाइट ले लिया गया। फिर निश्चित फ्रीक्वेंसी मतलब कि लाइट का कलर फिक्स कर लिया गया। लाइट का कलर फिक्स करके, फ्रीक्वेंसी फिक्स करके, ठीक, यानी एक निश्चित सोर्स की लाइट ले लिए और हमने क्या किया, उसकी इंटेंसिटी को बार बार चेंज किया। ठीक है, जब इंटेंसिटी को चेंज किया तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन आगे ना बढ़े, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। भाई आप हर बार जग के घर से बाहर थोड़ी चले आते हैं। हो सकता है आप बिस्तर पे ही उठें और बिस्तर पे ही रह जाएं, कुछ सोचने लगे, मोबाइल चलाने लगे। तो अगर मान लो लाइट आपके लाइट पृष्ठ पे पड़ी, सरफेस पे पड़ी, इलेक्ट्रॉन निकला, पर हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट तक पहुंचे ही ना। हो सकता है उसके पास इतनी एनर्जी ही ना हो कि वो वहां पहुंचे। इसके चांसेस तो होंगे ही ना भाई। तो अगर इसके चांसेस होंगे तो हम क्या करें? इसके चांसेस हैं तो हम क्या करें? समझ में आ रहा ना? सिंपल, जैसे हम लोग क्या करते हैं, बिस्तर पे कई बार होता है, सुबह उठे कोई काम नहीं दिख रहा है तो क्या करते हैं, बिस्तर पे ही रह के मोबाइल चलाने लगते हैं या कुछ और काम करने लगते हैं, बिस्तर पे ही रहते हैं, किताब पढ़ने लगे। हालांकि किताब पढ़ने के चांसेस क्या है, कमी है, मोबाइल के ज्यादा है। पर कुछ भी करके निकले तो नहीं ना बाहर। तो अगर हो सकता है कि कलेक्टर इमीटर प्लेट पर लाइट के आने से इलेक्ट्रॉन निकला, पर जरूरी नहीं है कि वो कलेक्टर प्लेट तक पहुंचे, हो सकता है यहाँ तक पहुंच के वापस चला आए, पॉसिबिलिटी तो है। ठीक, ऐसा क्यों है? क्योंकि ध्यान दीजिए, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा किसी भी मेटल से, किसी भी एटम से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो अपने पीछे पॉजिटिवली चार्ज आयन छोड़ेगा। वो पॉजिटिव चार्ज आयन तो अपनी जगह पे फिक्स है ना। इलेक्ट्रॉन निकला, आगे गया, पर इसके इसके बीच का तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग ही रहा है, तो हो सकता है वापस चला जाए, है ना। अगर वापस चला गया तो वहां तक पहुंचेगा ही नहीं, कलेक्टर तक, और जब कलेक्टर तक नहीं पहुंचेगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। इसलिए क्या किया गया कि इस इमीटर को निगेटिव पोटेंशियल पर रखा गया, यहाँ से बैटरी की हेल्प से, और कलेक्टर को रखा गया पॉजिटिव पोटेंशियल पर। इस पे रखा गया पॉजिटिव पोटेंशियल पे। तो by keeping the collector plate at positive potential as compared to the emitter plate, on changing the intensity of light, it is found that the amount of photoelectric current is directly proportional to the intensity of light. क्या क्या ध्यान रखिए, क्या क्या चीजें हैं। फोटो सेंसिटिव मटेरियल फिक्स कर लिए, फोटो सेंसिटिव मटेरियल क्या किए, फिक्स कर लिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट क्या किए, फिक्स कर लिए। कलेक्टर को किस पे रखे, कलेक्टर को किस पे रखे, एट पॉजिटिव पोटेंशियल पर रखे। ये तीन चीजें फिक्स करते हुए, ये तीन चीजें फिक्स करते हुए पाया गया कि अमाउंट ऑफ करंट, यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट is found to be directly proportional to intensity of light. It is found to be directly proportional to intensity of light. फोटो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कौन, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सॉरी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कौन, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्यों ऐसा? क्योंकि कॉज है ये और ये इफेक्ट है, तो इफेक्ट प्रोपोर्शनल है कॉज के, ना कि कॉज प्रोपोर्शनल है इफेक्ट के। ठीक है। सो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाते गए फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता गया, बढ़ता गया। तो जब ग्राफ बनाया गया बिटवीन इंटेंसिटी और करंट का, क्या बनाया गया, ग्राफ बनाया गया, तो क्या पाया गया, तो ऐसा पाया गया कि अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट जीरो है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी जीरो है, और जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती है वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ता है। क्लियर है? बात समझ में आई? अगर हम इसको
एक स्टेटमेंट बना के कहना चाहें तो कैसे कह सकते हैं कि by keeping a fixed photosensitive material as an emitter and for a given frequency of incident radiation, we found that the photoelectric current is directly proportional to the intensity of light, which represents that the number of photoelectrons, the number of emitted electron को ही क्या बोलते हैं, photoelectrons, the number of emitted electrons is directly proportional to intensity of light. बात क्लियर है? कोई दिक्कत? चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। नोट्स वैसे आपको मिल जाएगा अगर आप हमारे से कांटेक्ट करेंगे तो। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आपको जरूर नोट्स भेज दूंगा। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर भी यूज कर सकते हैं इसके लिए 9899078384। ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? अब आते हैं दूसरे फैक्टर पर। अब आते हैं हम लोग किस पे? दूसरे फैक्टर पे। और दूसरा फैक्टर है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट। अब हम किस चीज का चेंज चेक कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी माने आवृत्ति, हिंदी में क्या कहते हैं? आवृत्ति। आवृत्ति आपको पता क्या था ना? नंबर ऑफ वेव पर यूनिट टाइम। अब क्या किया गया? फ्रीक्वेंसी बदला गया। फ्रीक्वेंसी बदलने के लिए क्या कर सकते हैं? सोर्स चेंज कर देंगे। जैसे मान लिए लैंप लिया, लैंप की जगह वो हम कोई और सोर्स ले लेंगे, बल्ब ले सकते हैं। पर आपको यह भी चेक करना होगा कि क्या 1900 के आसपास तक इलेक्ट्रॉन बल्ब की डिस्कवरी हो गई थी? अगर नहीं हुआ होगा इलेक्ट्रिक बल्ब का डिस्कवरी तो ऑब्वियसली फिर आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। पर लगभग मुझे लगता हो गया था, मैं एग्जैक्टली ध्यान नहीं है मुझे, पर मुझे लगता है कि हो गया होगा। पर आपके सोर्स तो ढेर सारे हैं, जैसे ढिबरी जानते हैं, लालटेन, लालटेन समझते होंगे, सोडियम लैंप होता था वहाँ, सोडियम लैंप ले सकते हैं। और कुछ भी सनलाइट का सोर्स ले सकते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का सोर्स ले सकते हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं। तो हुआ क्या? देखिए, मटेरियल फिक्स कर लिए, यानी फॉर ए गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल, एक निश्चित प्रकाश संवेदी पदार्थ के लिए, फॉर ए गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल यानी प्लेट, यानी एमीटर फिक्स हो गया, कलेक्टर फिक्स ही है, ठीक। फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ पोटेंशियल, कलेक्टर किस पे है? पॉजिटिव पोटेंशियल पे। कलेक्टर को कैसा रखा गया? पॉजिटिव पोटेंशियल पर। 1 बाय 1 हर वेरिएशन चेक करना होगा। क्यों? क्योंकि नया एक्सपेरिमेंट हो रहा है, सब कुछ जान थोड़ी रहते इसके बारे में। तो नया जब हो रहा है तो हर तरीके का कॉम्बिनेशन चेक करेंगे। फोटो सेंसिटिव मटेरियल फिक्स कर लिए फॉर ए गिवन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और क्या फिक्स किया गया? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। पिछले में हम लोग फ्रीक्वेंसी फिक्स किए थे, इंटेंसिटी वेरिएबल था। इस बार इंटेंसिटी फिक्स है और फ्रीक्वेंसी वेरिएबल। तो जब ये तीन चीजों को फिक्स किया गया और फ्रीक्वेंसी चेंज किया गया तो ऐसा पाया गया कि फ्रीक्वेंसी चेंज करने से अमाउंट ऑफ करंट वेरी करता है। कैसे करता है समझते हैं। तो पाया गया कि भाई जब ग्राफ बनाएंगे, जब ग्राफ बनाया गया किसका किसका? फ्रीक्वेंसी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। तो पाया गया कि जब तक फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एक निश्चित फ्रीक्वेंसी से कम रहती है, जब तक
फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एक निश्चित फ्रीक्वेंसी से क्या रहती है, कम रहती है, उस निश्चित फ्रीक्वेंसी को क्या कहेंगे, न्यू जीरो। जब तक फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम रहती है तब तक कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है। यानी फॉर फ्रीक्वेंसी लेस देन न्यू जीरो नो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, नो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। जब तक फ्रीक्वेंसी इस न्यू जीरो वाली वैल्यू से कम होती है तब तक कोई भी इमिशन नहीं होता, कोई इलेक्ट्रॉन निकलता ही नहीं है। क्यों कि ऐसा पाया गया कि करंट जीरो है। करंट जीरो का मतलब है कि कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक पहुंच ही नहीं रहा है। बात क्लियर है? अब लेकिन जैसे ही फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो के आसपास पहुंच के बराबर होती है, जैसे फ्रीक्वेंसी क्या होती है, न्यू जीरो के बराबर होती है, सडन मतलब फ्रीक्वेंसी बट जीरो से शुरू किए, बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं, करंट नहीं बढ़ रहा है, चेंज ही नहीं हो रहा, वैल्यू जीरो है। जैसे ही फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो पर पहुंची, सडनली करंट फ्लो किया और ज्यादा अमाउंट हो गया, और अब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इमिशन के इलेक्ट्रिक करंट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यानी कि सिंपली कह सकते हैं कि जैसे ही फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से न्यू जीरो से कम हुई ज्यादा हुई, इलेक्ट्रॉन्स का जो करंट है फोटो इलेक्ट्रिक करंट वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। हम कह सकते हैं फॉर न्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू न्यू जीरो फोटो इलेक्ट्रिक करंट is independent of frequency of incident radiation, frequency of incident radiation। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? इसके बड़े मायने हैं। फॉर फ्रीक्वेंसी लेस देन न्यू जीरो, इस न्यू जीरो को क्या कहा गया, इस न्यू जीरो को कहा गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कहा गया? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हिंदी इसकी है देहली आवृत्ति। क्या है? देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति। थ्रेशोल्ड माने होता है कोई ऐसी चीज वो जो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो, उसे क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड, जिसके बिना काम ही ना चले। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन एंड वाटर आर आवर थ्रेशोल्ड नीड। बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकते नहीं। वैसे ही जब तक की फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो से कम है, इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही नहीं। और जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेंगे तो कोई इलेक्ट्रॉन कलेक्टर तक पहुंचेगा नहीं। जब कोई इलेक्ट्रॉन कलेक्टर तक रीच नहीं करेगा तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी नहीं फ्लो होगी। ठीक है। सेकंड, जब फ्रीक्वेंसी एक बार सफिशियंट हो जाती है, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो जाती है, उसके बराबर हो जाती है, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंडिपेंडेंट हो जाता है, यानी फिर वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट नहीं रहता। जबकि हम लोग देखे थे कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा था और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता। ठीक, तो ये दो ऑब्जर्वेशंस आपकी आज की क्लास में हो गए। ठीक, इसमें से एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है अभी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का, तो आइए समझ लेते हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कैसे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम frequency of incident radiation, the minimum frequency of incident radiation below which no emission of photoelectron is possible, below which no emission of photoelectron is possible। अगर हिंदी में लिखें तो क्या लिखेंगे?
देहली आवृत्ति आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति है जिससे कम होने पर जिससे कम या जिससे नीचे आवृत्ति के लिए प्रकाश के प्रकाशित इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव ना हो। क्या कहलाता है? देहली आवृत्ति। वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो कम से कम चाहिए ही चाहिए, उससे कम होगा इमिशन होगा ही नहीं, उससे ज्यादा होगा तब इमिशन होगा। ठीक है, आई होप कि इतनी चीज आपके समझ में आई होगी। अगली क्लास में हम आपको सारे ऑब्जर्वेशंस कवर करते हुए और फिर उनके बारे में उनका लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन समझाएंगे और फिर उसके आगे की चीजें ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, चीजों को समझते रहिए और अधिक से अधिक नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपका बोर्ड एग्जाम नज़दीक है, आपका जेई मेंस नज़दीक है और नीट भी नज़दीक ही है। ठीक है, तो लग जाइए, मेहनत करिए। किसी भी प्रॉब्लम में, फिजिक्स के किसी भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, उस पर हम एक शॉर्ट वीडियो पहले ला देंगे, फिर डिटेल अपना रेगुलर करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।